नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और रणक्षेत्र में आज बात करेंगे महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विजय की। जी हां, महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत। सिर्फ महायुति की जीत नहीं बल्कि शिवाजी महाराज और सिंधु दुर्ग के हिंदुओं की जीत है। लेकिन ये हिंदुओं की जीत तब बनी जब हिंदुओं को जमीन पर जाकर उनको उजागर कर मुसलमानों को और हिंदुओं को जगाकर उनको एकता का संदेश दिया गया। वैसे तो ये संदेश हरियाणा के चुनाव से ही दिया जा रहा, जिसका असर भी हरियाणा में देखने को मिला और उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी ये साबित हो गया है कि हिंदुत्व की घर वापसी हो चुकी है। लेकिन हिंदुओं का घर वापसी का रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शकों की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी और देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। महाराष्ट्र के चुनावी शोर में इन सभी योद्धाओं ने अपने अपने नारों से जो संकेत दिया उसमें साफ था कि कैसे भी करके हिंदुओं को एक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है का नारा, योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा और साथ ही धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी का शिव प्रेरणा यात्रा और उनके घटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ आरएसएस की घर घर जाकर सजग रहो मंत्र से हिंदुओं को एकजुट करने का काम किस तरीके से किया गया है, हमारे रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र ने असली शिवसेना पर लगा दी मुहर। बीजेपी के हिंदू दाव ने लहराया महाराष्ट्र में भगवा। मोदी योगी के आह्वान को जनता ने किया स्वीकार। महाराष्ट्र में नहीं बटा हिंदू तो अब नहीं कटेगा हिंदू। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में एमवीए को हार का उपहार देने वाले प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सच में साबित कर दिया कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ सच में किसी विशाल सागर से कम नहीं है। जिनके राजनीतिक लहर ने आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और कांग्रेस से लेकर उन सभी अखाड़ी सहयोगियों को ऐसा जोरदार झटका दिया कि इस हार से उबरने में एमवीए को अभी सालों लगेंगे। लेकिन ये वही महाविकास अघाड़ी है जो कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में मिली बढ़ोतरी से जीत के जश्न में मग्न थी। एमवीए नेता विधानसभा में भी जीत का दंभ भर रहे थे। अघाड़ी कुनबे का कॉन्फिडेंस हाई था और लोकसभा में महाराष्ट्र से आए चुनावी परिणामों के बाद महायुति के सामने थी अग्नि परीक्षा, जिसकी जीत की पटकथा लिख रहे थे महाराष्ट्र के हिंदू। जी हाँ, इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्ववादी नारों ने और देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद टारगेट ने महाराष्ट्र के हिंदुओं को साफ संदेश दे दिया और अपनी चाणक्य नीति से महज कुछ महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दशा बदल दी। बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट, मोदी योगी का महाराष्ट्र दौरा, सबसे जरूरी बीजेपी का वो हिंदू दाव जिनके आह्वान से महाराष्ट्र का हिंदू नहीं बटा। एक है तो सेफ है, बटे थे तो बटे थे। आज मोदी योगी के इसी आह्वान का परिणाम है कि महाराष्ट्र में हिंदू नहीं बटा और एकजुट होकर उसी तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ वोट किया, जिन्होंने उन घुसपैठियों और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ वोट किया जो राज्य में आम मराठी मानुष का अधिकार खा रहे थे, जिनके खिलाफ धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने अपनी शिव प्रेरणा यात्रा के माध्यम से मुहिम छेड़ी, जिनकी घुसपैठियों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम आज महाराष्ट्र में हिंदू एकता और महायुति के जीत के रूप में नजर आ रही, क्योंकि जहां जहां से धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी की शिव प्रेरणा यात्रा निकली, उनके ज्यादातर हिस्सों में आज जीत का भगवा झंडा लहरा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव साबित कर गया कि महाराष्ट्र को सेकुलर कहकर गाली देने वाले महाराष्ट्र की जनता को पहचान नहीं पाए। हिंदूवाद के नाम पर लड़ा गया ये चुनाव ऐतिहासिक जीत बीजेपी को इसलिए दिला पाया
क्योंकि महाराष्ट्र का मूलभूत चरित्र ही हिंदूवादी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है कि पीठ पर वार करने वाले का पेट फाड़ा जाए। महाराष्ट्र ने जो मतदान किया ये लव जिहाद कानून लाने के लिए, गढ़ किलों को लैंड जिहाद से मुक्त करने के लिए, धर्मांतरण कानून लाने के लिए, घुसखोरों को बाहर निकालने के लिए। हम आशा करते हैं कि नई सरकार इस कमिटमेंट को पूरा करेगी और मैं सभी एमएलए विधायकों का अभिनंदन करता हूं जो जीत कर आए हैं और महाराष्ट्र के जनता को यह हिंदूवादी विजय समर्पित करता हूं। जय शिवराय। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के प्रयासों और शिव प्रेरणा यात्रा की सफल मुहिम ने आज महायुति के सिर पर जीत का भगवा साफा सजा दिया है। महाराष्ट्र का चुनावी परिणाम ये बताता है कि बीजेपी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र चुनाव में जमीनी स्तर पर उतरकर सियासी माहौल को पूरी तरह से बदलने में सफल रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के चुनावी मैनेजमेंट की जबरदस्त कमान संभाली और मोदी योगी के हिंदू दांव ने महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत की एक नई कहानी लिख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और हिंदुत्व की घर वापसी। जी हाँ, तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रधान संपादक, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी महाराष्ट्र पहुंचकर हिंदुओं को जगाने का उन्होंने काम किया और हिंदुओं का भरपूर समर्थन भी मिला और इसका सीधा असर मतदान पर भी देखने को मिला और रिजल्ट तो साफ है किस तरीके से हिंदू जो है वो घर से बाहर निकले और वोट किए और इसका सीधा परिणाम देखने को मिला। हालांकि धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी ने तमाम मांगे भी रखी कि अगर आपके यहाँ कोई प्रत्याशी आता है तो उनसे 5 मांगे रखिएगा, जिसमें गौ तस्करी के खिलाफ कानून बनाने की मांग है, साथ ही साथ गौ माता की रक्षा करने की मांग है, लैंड जिहाद की मांग है और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग है, लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग है, घुसपैठे मुक्त महाराष्ट्र की मांग है। और ये तमाम मांगों के बीच यहाँ पर महायुति की सरकार बन गई है। अब सीएम पद को लेकर यहाँ पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि हिंदुत्व की घर वापसी हो गई है। हिंदू जो हैं वो एकजुट हो गए हैं, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और इसी के साथ हमारे प्रधान संपादक ने यह नारा दिया कि घटेंगे तो कटेंगे, यानी कि आपकी जनसंख्या अगर घटेगी तो भी आप कटेंगे। और इन सब से प्रेरित होकर हिंदू किस तरीके से एकजुट हुए, इसका सीधा असर चुनाव परिणाम में देखने को मिला। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी भी वहां से जुड़ गई हैं। प्रियंका, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ पवन डोंगरे जुड़ गए हैं। एनसीपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत पवार। शिवसेना प्रवक्ता भी हमारे साथ सिंधे गुट से जुड़ गए हैं किरण सोनेवाने जी। और साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रितु खान जी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच रावत जी भी जुड़ गए हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर शिव प्रेरणा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में आप भी शामिल थी, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं का भरपूर समर्थन मिला। शिव प्रेरणा यात्रा का भी सीधा असर मतदान पर पड़ा। जरा बताइए इस शिव प्रेरणा यात्रा के बारे में, क्योंकि आप भी इस यात्रा में शामिल थी। बिल्कुल दिव्या, अगर शिव प्रेरणा की अगर बात करें हम, तो शिव प्रेरणा यात्रा गांव-गांव जाकर अगर 5 लोग भी मिलते हैं तो 5 लोगों को भी सुरेश जी ने मार्गदर्शन किया है और 5 से लेके 50,000 लोगों की भी अगर सभा हो तो उस जनसभा को भी सुरेश जी ने संबोधित किया है। और गांव-गांव जाकर सुरेश जी ने कि हिंदुत्व जगाना बहुत कितना जरूरी है आज की डेट में, ये जाकर लोगों को समझाया और हिंदुओं को जाके वोट करना भी कितना जरूरी है ये भी समझाया। जो 5 मुद्दों की आपने बात की, वो 5 मुद्दों की बात उन्होंने हर जनसभा को, हर लोगों को संबोधित करते हुए लोगों को समझाया है कि ये 5 मुद्दे आप रखिए, आप अपना वोट फ्री में ना दीजिए, आप ये 5 मांगे उनके सामने रखिए, अपने उम्मीदवारों के सामने, और अगर ये राजी हो जाए तो ही आप इनको वोट दीजिए। इसमें गाय को बचाना था, इसमें धर्म की रक्षा करने का मुद्दा था, लैंड जिहाद का मुद्दा था, लव जिहाद के अपोजिट में कोई कायदा अगर जनता सरकार ला रही है तो ही हम आपको वोट देंगे। ये सारी चीजें यात्रा के हर पड़ाव में बताई गई। और दूसरे पड़ाव की खासकर मैं बात करना चाहूंगी। दूसरे पड़ाव की पूरी लिस्ट अभी मेरे पास है। धुले, शहादा, सिंदखेड़ा, जलगांव, ऐसे कई रास्तों से होते हुए ये यात्रा गुजरी है। रावेर इसमें था, मलकापुर था, शेगांव इसमें था, खामगांव, चिखली से लेके अकोट, अकोला, हिंगनघाट और कारंजा की अगर हम बात करें
कई गांवों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा गई और आज सारी जगह पे मैं बहुत गर्व से कहना चाहूंगी कि आज सारी जगह पे भगवा लहरा रहा है और वहाँ की हिंदू जो है वो घर से निकलकर वोटिंग करने गए और उन्होंने दिखा दिया कि आज हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू जाग रहा है और हिंदू को अपना हक जताना भी आता है और अपना अधिकार जताना भी आता है। वो जाके उन्होंने वोट किया है और उस वोट का परिणाम सबसे महत्वपूर्ण जो है वो छत्रपति संभाजीनगर पूर्व विधानसभा में हम देख सकते हैं। पूर्व विधानसभा में इम्तियाज जलील जो कि MIM से यहाँ पे खड़े थे चुनाव के लिए, वो बहुत भारी मात्रा में लीड से यहाँ पे स्टार्टिंग वाले कुछ राउंड में आ रहे थे जी। पर अगर लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे महायुति के अतुल सावे जी यहाँ पे चुन के आए हैं और जो यही इम्तियाज जलील है जिन्होंने रामगिरी महाराज के खिलाफ छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई तक बहुत भारी मात्रा में बहुत संख्या में इन्होंने कोई बाइक रैली, गाड़ियां और ये सारा नंगा नाच करते हुए पूरी व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, सरकार को, प्रशासन को बहुत प्रॉब्लम में डालते हुए इन्होंने वो यात्रा निकाली थी। यात्रा तो इसको क्या ही कहेंगे, एक रैली निकाली थी जिसमें रामगिरी महाराज को उनके फोटो को जोड़े मारे गए, उनको हिंदू संत का अपमान किया गया और हिंदू ये अपमान नहीं भूलेगा। हिंदुओं ने अपने वोटिंग के माध्यम से दिखा दिया कि हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू जाग रहा है और हिंदू संत का अपमान और हिंदू ना सिर्फ जाग रहा है बल्कि हिंदू जाग चुका है। इसी वजह से घर वापसी भी हो रही है। प्रियंका, लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ सभी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट सभी से ले लेती हूँ। संजय ठाकुर जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, हिंदुओं की घर वापसी हो गई है, लेकिन हिंदुओं की जो मांग है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करेगी? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है हिंदुत्व को और हिंदुओं को, सनातनियों को जागृत करने का जी। रही बात हिंदुत्व की घर वापसी हुई है तो हिंदुत्व की घर वापसी नहीं हुई है। आप अपने शो का टाइटल सुधार लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का खतना कर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। ये लोग बहुत आतुर थे, दिन रात सिर्फ एक मजहब की बात करना और पूरे महाराष्ट्र को, चाहे इनका प्रधानमंत्री हो कहेगा कि सिर्फ हिंदू पर अगर किसी का अधिकार है तो माइनॉरिटीज का अधिकार है। कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष कहेंगे कि हम जितने भी मुकदमे हैं पिछले 10 साल में मुसलमानों पे वापस ले लेंगे, चाहे वो कितने भी गंभीर क्यों ना हो। उद्धव ठाकरे कहेंगे कि 94 की दंगों में शिवसेना का सड़कों पे उतरना गलत था, उसके लिए मैं महाराष्ट्र से मुसलमानों से माफी मांगता हूं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी का भी ठीक से खतना कर दिया है और हिंदुत्व यहीं था, कहीं नहीं गया था। अब जागृत हो गया है, हिंदू भी सोचने लगा है अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में। तो संजय ठाकुर जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से कहा कि आपको अपने शो के टाइटल सुधारने की जरूरत है, तो सर 2+2 भी 4 होता है और 2+1+1 भी 4 होता है, समझने की फेर है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं पवन जी। पवन जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू एकजुट हो गए हैं, अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अब तो आप सारी मांगे मांगने को तैयार थे, सारी मांगे मानने के बाद भी आपकी जो हालत हुई वो तो सबके सामने है। अब कांग्रेस पार्टी कहां जाएगी? क्या दावा और वादा करेगी? हिंदुओं को क्या मुंह दिखाएंगे आप? कभी भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, ईसाई इन चीजों के ऊपर कभी वोट नहीं मांगा। कांग्रेस एकमेव देश में ऐसी पार्टी है जो लोकशाही को मानने वाली पार्टी है। और ठीक है, जनता का जो जनादेश है सर आंखों पर, और आज बीजेपी के जो प्रवक्ता ये फुल जोश में है, हम उनको मानते हैं उनका जोश, ठीक है। अब चलिए, बीजेपी की पूरी टीम जीत गई है, अब क्या होगा? रास्ते कांच के बन जाएंगे, खेतों के अंदर झाड़ों के जगहों पे सोना आएगा। अब आप क्या करेंगे? चावल, गेहूं, सिलेंडर सब सस्ते हो जाएंगे। ये अब जनता को करके बताइए। अभी हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, अब 5 साल के लिए हिंदू सेफ हो गया है। हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो हिंदुओं की क्या हालत है देश में, आप देख नहीं रहे हैं क्या? हिंदू मुस्लिम इस वक्त करने की जरूरत है, ये देश की जरूरत है सर। चावल रोटी से ज्यादा जरूरत इस वक्त हिंदू मुस्लिम करने की है। शायद आपके बड़े नेताओं को समझ आता है, इसलिए मुस्लिम से वोट मांगने के लिए वो कुछ भी करते हैं। ठीक है, इतू खान जी भी जुड़ गए हैं। इतू खान जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज पे, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर आप? सबसे पहले ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। खान जी बोलिए। मेरा ये बोलना है, अब आपको जो है धान्य, अदानी की फैक्ट्री में धान उगेगा और किसान, अरे सर, वही घिसी पिटी बात, फिर आप चले गए अडानी पे, अंबानी पे।
पानी में अडानी अंबानी पे चले गए सर। जल से बाहर लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी सर आपके पास। एक एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हूँ, फिर पूरा मौका आपको दिया जाएगा बोलने का। इतू खान जी कुछ बोलना चाह रहे, पहले उनको सुन लेते हैं। इतू खान जी बोलिए। देखो, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, इसका मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन जनाते हैं कि बहुत अच्छी जीत आपकी हुई है। हमारी सरकार नहीं आई है सर, महायुति की सरकार आई है। सुधार कीजिए अपने शब्दों में। देखिए, यूपी की सब आई है, लेकिन प्रवक्ता तो आज के दिन में जितने भी चैनल है वो प्रवक्ता बन गए बीजेपी का। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? जब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम बन जाता है तब तो आपको मिर्ची नहीं लगती, तब तो आपका फुल ऑन सपोर्ट होता है सर। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप अपनी बातें रखिए ना, आप मत डिसाइड कीजिए कौन प्रवक्ता है कौन एंकर है। आप देश का रिपोर्टिंग बनिए, प्रवक्ता ना बने। सर आप ये डिसाइड मत कीजिए कौन प्रवक्ता है। हम हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हम देश की बात करने वाले, हम राष्ट्रवाद की बात करने वाले, हम हिंदुत्व की बात करने वाले हैं। आप डिसाइड मत कीजिए कौन प्रवक्ता है, कौन रिपोर्टर है, कौन एंकर है। देश के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, बात हो रही है हिंदू और मुस्लिम की। कटोगे तो बटोगे, ये जो नारा, ये जब आप मस्जिद में बैठ के अपने लोगों को बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहो, वोट जिहाद करो, तब आपको शर्म नहीं आती है? तब आपको शर्म नहीं आती है? और जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटोगे कटोगे कह दिया जाता है तो आपको इतनी मिर्ची लग जाती है। जब आप वोट जिहाद की बात बैठ के मस्जिद में करते हैं तब आपको शर्म नहीं आती है? के बारे में बात कर रहे हैं। देश में आप कितनी काम क्यों, हिंदू मुस्लिम सिख पंजाबी ये क्या बना के रखे? सर जो भी बातें होती है ना खुलकर होती है रैली में, मस्जिद में बुलाकर ज्ञान नहीं दिया जाता है। और मदरसों में इन चीजों की शिक्षा जो दी जाती है ना वो मंदिरों में नहीं दी जाती है। मदरसे में आपकी क्या शिक्षा चलती है वो हमारे मंदिरों में नहीं दी जाती है। हमारे मंदिरों में इंसानियत की शिक्षा दी जाती है। इतू खान जी लौटूंगी आपके पास, एक एक ओपनिंग कमेंट सबसे ले लेती हूँ, एक एक ओपनिंग कमेंट सबसे ले लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपके पास आते हुए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हिंदू जो हैं वो एकजुट हो गए हैं और आप हिंदू धर्मगुरु हैं, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे आप हिंदुओं के एकजुट होने पर? दिव्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतू खान जी आप इतना मत बौखलाइए, मैं लौटूंगी आपके पास सर। आपकी सारी बातें हमने सुनी, हमारे दर्शकों ने भी सुनी, लौटूंगी आपके पास। एच.एस. रावत जी भी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, इतना मत बौखलाइए सर। दिव्या जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी का जी, क्योंकि आपके रोल को इन चुनावों में कम नहीं आंका जा सकता। मेरा अपना आकलन है, क्योंकि मैं हमेशा दूरदर्शन न्यूज की डिबेटों में बैठता हूं। जिस प्रकार से धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी ने एक मुहिम चलाई महाराष्ट्र के अंदर, वो उस मुहिम का कमाल भी कम नहीं है। उससे लोगों में और वोटरों में अवेयरनेस आई है, क्योंकि सुदर्शन घर घर में है वहां पर। तो उन्होंने वहां गौहत्या का मामला, लैंड जिहाद का मामला, लव जिहाद का मामला और रोहिंग्याओं के खिलाफ जो चलाया वहां पर, जो घुसपैठिए थे उनको घर से निकालना, यानी पब्लिक निकाले इसको, उसकी भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जी। का मतलब सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सुदर्शन न्यूज को। ठीक है सर, आपके बधाई के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। ये ओपनिंग कमेंट था, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शिवसेना के जो प्रवक्ता है वो भी जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए आपने जिस तरीके से देखा कि यहाँ पर पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई गई हिंदुओं को एकजुट करने की, और इसका परिणाम भी साफ तौर से सामने आया। हिंदू एकजुट हो गए हैं, हिंदू जग गए हैं। लेकिन क्या आपकी पार्टी, क्या महायुति हिंदुओं की मांगों को मानेगी? क्या घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र बनेगी? दिव्या जी सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की तमाम जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने महायुति को इतनी बड़ी मात्रा में ये आशीर्वाद दिया, और इस आशीर्वाद के पीछे जो महायुति के जो नेता है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार, इनके प्रयासों से ये चमत्कार हुआ है। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र ये पहला स्टेट है जिन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया हुआ है। इतना ही नहीं कि महाराष्ट्र में जब लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद में जो चिंतन शिविर हुआ, तब यही पता चला कि वोट जिहाद के कारण यहाँ पे जो महायुति का पराभव हुआ है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ के तमाम वर्ग को जगाने का काम, खास करके ये आमतौर पर हिंदू कभी भी जातीयगत नहीं होता है, किसी के
द्वेष भावना से प्रेरित नहीं होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम देखने के बाद उनमें भी जागृति आई और कई लोगों ने हमको फोन करके बोला कि अभी इस बार हम लोग महायुति के साथ खड़े रहेंगे। और उसके लिए जैसे कि रामगिरी महाराज के ऊपर जब इस तरह की बातें हुई, उन्होंने एक बयान देने के बाद में, तो पहले महाराष्ट्र के पहले नेता है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, जो खुद उनके आश्रम में गए, उनसे मिले और उनको कहा कि सरकार आपके साथ में है। और जिसके कारण ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पिछले 2.5 साल में काम किया गया, लाडली बहन की योजना हो, हर गरीब वंचित तबके को जो यानी फायदा पहुंचाया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे तमाम जो सेक्युलरिज्म की बात करते हुए, एक जाति को समर्थन करते हुए कांग्रेस राष्ट्रवादी के जो गुर्गे हैं, उनकी आवाज बंद हो चुकी है। असली शिवसेना कौन सी है ये लोगों ने यहाँ पर बता दिया है, असली राष्ट्रवादी कौन सी है ये बता दिया है। और अभी महायुति पूरी जोर शोर के साथ में आपने जो बोला, ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। महायुति की यहाँ पर जोर शोर के साथ आपने देखा कि किस तरीके से स्वागत हुआ है पूरे प्रदेश में और जनता जो है वो उत्साहित है कि महायुति की सरकार आ रही है। लेकिन जनता को उम्मीद ये भी है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट किया है, आप उनके उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एनसीपी प्रवक्ता प्रशांत पवार जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपके पास आते हुए, हिंदुत्व की घर वापसी हो गई है, इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया हम आपकी लेंगे, फिर आगे आएंगे। प्रशांत जी। नहीं, हिंदुत्व का घर, हिंदुत्व की घर, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है सर, बताइए। हेलो जी आ रही है सर, आ रही है, बताइए। हाँ, हिंदुत्व की घर वापसी नहीं है। देखो, हमारा एनसीपी जो अजीत दादा पवार की जो एनसीपी है, वो फुले शाहू अंबेडकर के विचारों पे चलने वाली है। और हम कोई भी जात समाज में ऐसा ये नहीं करते हैं भेदभाव कि ये जात का है, वो उस जात का, ये इस समाज का, ये इस समाज का है। आज जो महायुति को जिस हिसाब से यहाँ पे मैंडेट मिला हुआ है, वो एक्चुअली हमारी लाडली बहना हो गया, बिजली माफ किसानों की हो गई, ये सब जो हम लोगों ने जो 2.5 साल में महाराष्ट्र के जनता के लिए जो काम किया है, उसमें महाराष्ट्र के जनता ने वन साइड हमको वोटिंग किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी के चलते हुए जो 2.5 साल पहले हमारी महायुति की सरकार आने के पहले जो उद्धव ठाकरे जी घर में बैठ के सरकार चला रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र का बहुत सारा नुकसान हुआ, और उसको सुधारने का काम एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे अजीत दादा पवार जी बोली। और उसके वजह से आज महायुति को इतना ज्यादा मैंडेट मिला है कि, और महाराष्ट्र की जनता ने दिया हुआ है ये, और महाराष्ट्र की जनता को मालूम है कि ये मैंडेट इसलिए दिया उनने कि महाराष्ट्र का आने वाले दिनों में एक, जो ये लोग बोलते थे गोवा भेज रहे, इधर भेज रहे, अपना गुजरात भेज रहे सब बिजनेस या इंडस्ट्री, हालांकि इन लोगों को कुछ बताने के लायक रहे नहीं है, ना कांग्रेस वाले रहे, ना वो जो सेना उद्धव ठाकरे रहे, और ना शरद पवार साहब की कोई पार्टी। ठीक है प्रशांत जी, हो सकता है कि आपकी मजबूरी होगी कि आप किसी विशेष जाति वर्ग को लेकर नहीं बोल सकते हैं, और यही वजह है कि आप यहाँ पर विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुओं ने एकजुट होकर आपको वोट दिया है और जिसकी वजह से आप इस वक्त सत्ता में आए हैं। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पवन जी भी लगातार जुड़े हो। पवन जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं क्या कहते हैं। पवन जी बताइए। ठीक है पवन जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है सर, आप अपने आप को सबसे पहले अनम्यूट करें। जी अनम्यूट कर लिया मैंने। जी बताइए। मैं बोलना चाहता हूं एनसीपी के प्रवक्ता प्रशांत जी को। प्रशांत जी, अजीत दादा के प्रवेश के एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 का घोटाला अजीत दादा पवार का उन्होंने उठाया था, ये आप भूल गए क्या? और अभी आपको सुने नहीं देगा। 70,000 का जो घोटाला है वो अजीत दादा का प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो पूरा घोटाला गायब हो गया। और आज जो व्यक्ति के ऊपर खुद नरेंद्र दामोदर जी मोदी माइक से बोल रहे थे कि 70,000 का इन्होंने घोटाला किया, उनको बीजेपी में
जैसे ही उन्होंने उनके गठबंधन में गए, आपको डिप्टी सीएम का पद दिया गया और उनके सारे घोटाला जिधर उधर कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए, आप जिस ताकत से जिनकी अभी समर्थन कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्योंकि इन्होंने आपको समर्थन दिया, वॉशिंग पाउडर निर्मा का काम किया, इसलिए इतने अच्छे हैं? और जब तक आप सुबह की बात भूल गए, 4 बजे आप बीजेपी के पास गए थे, फिर शरद पवार साहब ने आपको बीजेपी में से क्या करवाया, और उसके बाद आप कहां पे चले गए? आप वापस जीरो हो गए थे। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आज आपको हर चीज अच्छी लग रही है, लेकिन आप भी तो कुछ दिनों पहले तक हमारे साथी थे ना। ठीक है, जवाब लेंगे इसका प्रशांत जी से, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय ठाकुर जी। संजय जी, आपके पास आते हुए बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये पवन जी का भाषण मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। इनको ये पता ही नहीं है कि ये जो शरद पवार जी की बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों का खुलासा हो चुका है महाराष्ट्र की जनता के सामने। ये सारी धूर्तता, ये सारा छल, ये सारा कपट शरद पवार जी ने किया था। शरद पवार जी को अपनी बेटी को नेता बनाना था, इसलिए उन्होंने अजित पवार जी को बदनाम करने के लिए कई बार इस तरह के काम करवाए। स्वीकार किया शरद पवार जी ने कि शरद पवार खुद मीटिंग करते थे, आना चाहते थे, लेकिन बाद में वो धोखा देके वो अजित पवार को धोखा देना ही चाहते थे। वो अजित पवार जी को महाराष्ट्र के लोगों की नजरों में गिराकर अपनी बेटी को नेता स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, जो वो करने में सफल नहीं। और आपकी इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है जब नया चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र की जनता ने जो नया मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में असली एनसीपी अजित पवार जी को, असली शिवसेना माननी एकनाथ शिंदे जी को कर दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने वर्डिक्ट दिया। रही बात देश के सामने जो विषय है, देश के सामने जो गंभीरतम विषय है, वो है घुसपैठ, बांग्लादेशी मुसलमानों का आके यहाँ पे रहना, स्लीपर सेल की तरह भारत की इकोनॉमी को खा रहे हैं लोग। 140 करोड़ आबादी की हम बात करते हैं, लेकिन असली तौर पे गिनने जाएंगे तो लगभग 150 करोड़ के अंदर जो देश की आबादी पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, वोट जिहाद कराने के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इन लोगों को देश के अंदर लिया, और देश के अंदर लेने के बाद इन लोगों के आधार कार्ड बनाए, इनके वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड सारे बनवाए। अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती तो एनआरसी का विरोध न करते। अगर आप लोग इतने बड़े देश के हित चिंतक हैं तो भारत देश की सार्वभौमता की चिंता क्यों नहीं है आप लोगों को? भारत देश की सीमाओं की चिंता क्यों नहीं है आपको? भारत देश के अंदर जो घुसपैठ हो रही है और भारत देश के नागरिकों की जो हिस्से की रोटी खा रहे हैं, उनकी क्यों चिंता नहीं? भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी स्कीमें लाई, उतनी स्कीमों मत मजहब के ऊपर उठकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को कभी भी इस स्तर पे विभाजित करना नहीं चाहती है, लेकिन भारतीय जनता ऐसी किसी ताकतों को बर्दाश्त भी नहीं करेगी जो लोग इस देश के अंदर आके इस देश का खा के इस देश को तोड़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनका दमन करके छोड़ेगी, ये बात ठीक है। संजय जी, आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं पवन जी, लेंगे आपकी बातों का उनसे जवाब। प्रशांत जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, तुरंत लौटते हैं। और रण क्षेत्र में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय जी की बातों का जवाब देना चाहते थे पवन जी, सबसे पहले उनका जवाब ले लेते हैं। पवन जी बताइए। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सबसे पहले। पार्टी की तरह आप भी कभी-कभी म्यूट हो जाते हैं सर। जी हाँ, नहीं म्यूट करना पड़ता है ना, आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो इसके लिए। और हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं, हर किसी को समान का दर्जा देते हैं, इसलिए उनकी बात अच्छे से सुनते हैं। अब उम्मीद करेंगे हमारे बीच में वो नहीं बोलेंगे। अभी जो मैं संजय जी बीजेपी के प्रवक्ता है, इनको जवाब देना चाहूंगा कि संजय जी, आप जो बात बता रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसाएं आपके टेन्योर के अंदर ही होती है। कभी भी याद रखिए, पूरे भारतवर्ष को हिंदू मुस्लिम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सांप्रदायिक हिंसाएं और सांप्रदायिकता में बांटने का काम आपने किया है। और दूसरी बात है, हमेशा आप, अभी अगर हम कुछ बोलेंगे तो आप हमको सीबीआई का, सीडी का, ईडी की धमकियां दीजिए। अब बोलिए हमको कि जेल में बंद करा देंगे। इसी तरीके की घटना कराइए, लोकशाही की हत्या कीजिए, लोकशाही को मत नहीं, आप बताइए मुझे, 84 का दंगा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ था, सारे देश में सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था। लोकशाही को बांटिए, भागलपुर का दंगा कांग्रेस के शासन में हुआ था। फैलाइए। भारत में भारतीय जनता पार्टी के शासन में कौन सा दंगा हुआ था, बताओ जरा। अरे भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब तुमने दंगा करने की कोशिश की नाम पे, तो देश के लोगों ने ऐसा इलाज कर दिया तुम्हारा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया। नारा आपका है, आप मुझे बताइए ये नारा आया कहां से? ये नारा आपकी तरफ से आया हुआ है। बिल्कुल सही नारा है, उस नारे में कोई कमी नहीं है।
जब बटे थे, जब बटे हैं तभी देश कटा है। कभी कहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप लोग अपने ऊपर डाल लेते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप भारत के बाहर की शक्ति से भारत को खतरा नहीं है क्या? इसलिए भारत को एकजुट रहने की जरूरत नहीं है क्या? अगर भारत में कहा जा रहा है कि एक है तो सेफ है, एक रहने में, लेकिन आपको एक रहना नहीं है, आपको दंगे कराने हैं, फसाद करवाने, आपको तो एक होकर रहना ही नहीं है मिलजुल के, आपको तो खाली दंगे फसाद करके देश में सत्ता में लौटना है ना। नहीं तो कहां से गलत है नारा? देश की बाहर की शक्तियों से खतरा नहीं है क्या देश को? देश को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, देश को चाइना से खतरा नहीं है। जिस चाइना से मिलकर तुम राजीव गांधी फाउंडेशन में, जिस चाइना से पैसे लेते हो, चंदे लेते हो, जिस चाइना के इन्वाइस से जाके राहुल गांधी मिलते हैं, मिलकर झूठ बोलते हैं कि मैं चाइनीज इन्वाइस से नहीं मिला, और मिलने के बाद जब मीडिया इस बात का खुलासा करती है तब आप ये बोलते हो कि हाँ हमने चाइनीज इन्वाइस से मुलाकात की है। तो देश के दुश्मनों से मिलोगे तुम, देश के दुश्मनों से चंदा लोगे तुम, और हम अगर देश के दुश्मनों की बात करेंगे तो तुमको एक है तो सेफ है नारा गलत लगता है। अरे एक है तभी सेफ है, एक रहना पड़ेगा इस देश को। अगर देश के बाहर के दुश्मनों से बच के रहना है तो आपको एक होकर रहना पड़ेगा, और यही सुनाने का मतलब है। लेकिन इस देश को गलत चश्मे से देखने वाले लोग, इस देश में आग लगाने वाले लोग, इस देश में दंगा फसाद कराने वाले लोग इन सब चीजों को अपनी तरफ से लेते हैं और देश के लोगों को बार बार गुमराह करके भड़काने की कोशिश करते हैं। ये हर बार देश के लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, ये हर बार देश के लोगों को ये बताते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है, जबकि भारत देश का सही नारा भारतीय जनता पार्टी का ये नारा कि एक है तो सेफ है, ये आवश्यक है। देश के बाहर के दुश्मनों से बचाने के लिए है। चाइना, पाकिस्तान और देश के जितने दुश्मन हैं उन लोगों से बचने के लिए एक सेफ रहने की जरूरत है। इस देश में घुसपैठियों से बच के रहने के लिए एक रहने की जरूरत है। इसलिए नारा है पवन जी, एक सेकंड सर, शांत हो जाइए। संजय जी आप भी शांत हो जाइए, संजय जी आप भी शांत हो जाइए। इस तरीके से डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन पवन जी को जो इतनी मिर्ची लग रही है एक है तो सेफ है पे, ना हम तो कहेंगे ना सिर्फ एक है तो सेफ है, बल्कि बटेंगे तो कटेंगे, और ना सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, हम तो ये भी कहेंगे घटेंगे तो भी कटेंगे। क्योंकि इस वक्त हिंदू जो है वो फैशन में एक एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या इतनी कम होते जा रही है कि जो अपने आप को अल्पसंख्यक कह रहे हैं वही हम पे हावी हो रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू सेफ नहीं है, और आज के समय की जरूरत है हिंदुओं को जगाने की। इसलिए हम कहेंगे एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो भी कटेंगे। इसलिए हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से आप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सेफ है तो आप सेफ नहीं है। इतू खान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इतू खान जी को सुन लेते हैं। इतू खान जी बताइए। अच्छी पहली बात यह है कि दो बात आप बोले हैं, हिंदू वापसी घर आ गए। तो क्या पहले 2014 से पहले हिंदू घर में नहीं थे, बेघर थे? झारखंड में हिंदू नहीं आए वापस, तो क्या वो घर से बेघर हुए? हाँ, घर से बेघर है, इसलिए वहां पर घर से बेघर है, इसलिए वहां पर घुसपैठियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, और वहां के जो मूल निवासी हैं वो प्रदेश छोड़ने को मजबूर हैं। सर, वो प्रदेश छोड़ने को मजबूर है। और आप वो चीज नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि आपके कौम के लोग आ रहे हैं, आपके तो भाई जान आ रहे हैं ना, आप क्यों बोलेंगे? आपको तो अच्छा लग रहा होगा, आप हाथ फैला के स्वागत कीजिए। एच.एस. रावत जी कुछ बताइए, एच.एस. रावत जी जवाब दीजिए। दिव्या जी ये कह रहे 2014 से पहले हिंदू क्या? अरे इतू खान जी, हिंदू जो था वो 2014 के बाद अवेयर हुआ, उसकी आंखें खुली, हिंदू था, आंखें बंद क्यों हुई? जब आंखें खुली तभी सवेरा पता चला कि किस प्रकार से आप देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, आप हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप हिंदुओं को बांट करके काटने पे तुले हुए हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाने पे लगे हुए हैं। आज 2014 के बाद हिंदुओं को इस बात का एहसास हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, ये देश हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया है, पार्टियों ने हमारे साथ क्या किया। एच.एस. रावत जी, ऐसे में आवाज नहीं आ रही है, आप एक मिनट शांत हो जाइए। आपको पता है कि आप तो हिंदू धर्म गुरु हैं, आपको पता है आप अनुशासन में रहेंगे। इतू खान जी तो मानेंगे नहीं, तो आप ही शांत हो जाइए। जरा इतू खान जी को सुन लेते हैं, अनुशासन तो इनके अंदर होगा नहीं, पहले इन्हीं को सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटूंगी। अब बोलिए इतू खान जी, आपकी बातों को मैं तसल्ली से सुनती हूँ। आप तो पहले बोले कि आश्वासन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप दोबारा से बोलिए। हुआ है नहीं है। आप देखिए, पहली बात यह है हम आप लोग से नहीं उलझना चाह रहे हैं। सर आप उलझ भी नहीं पाएंगे, आप उलझ भी नहीं पाएंगे। आपके कौम के कितने लोग उलझने की कोशिश किए लेकिन उलझ नहीं पाएंगे।
आप नहीं उलझ पाएंगे सर, आप अपनी बातें रखिए बस। यहाँ पर उलझने के लिए आपको नहीं बुलाई हूं मैं। समय कम है सर, बहुत जल्दी अपनी बातों को रखिए। ठीक है, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बहुत देर से प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। प्रशांत जी बताइए। जो 70,000 करोड़ की जो बात कर रहे थे घोटाले में, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अजीत दादा के ऊपर लगाया था, आपको ये तो भी पता है क्या? 55 सीट में से 41 सीट अजीत दादा पवार ने चुना के लाया है। जो मैंडेट मिला हुआ है वो मैंडेट अजीत दादा को मिला हुआ है। अगर लोग, महाराष्ट्र की जनता अगर चाहती कि अजीत दादा ने ये सब करप्शन किया है तो एक वोट नहीं मिलता था अजीत दादा को, या 2 सीट नहीं आती थी, या 41 सीट नहीं आती थी। आप ये क्यों भूल रहे हो आप? क्या आज जो जिस हिसाब से आप अजीत दादा को डोमिनेट करना चाहते हैं वैसे डोमिनेट मत कीजिए। वो एक बहुत अच्छा प्रशासक है, एक बहुत अच्छे लीडर है वो। अब ये बार बार उनको 70,000 करोड़ के बारे में 70,000 करोड़, कहाँ गए 70,000 करोड़ है? आप अपने आरोपों का जवाब दे दिया। आपने एच एस रावत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा है तो एच एस रावत जी को सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। एच एस रावत जी बताइए। देखिए दिव्या जी, मैं यही कहना चाहता था कि ईतू खान जी कह रहे थे कि हिंदू पहले नहीं था। क्या हिंदू पहले था? सोया हुआ था, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अभी जगह है, उनको पता चला कि हिंदू के साथ लव जिहाद हो रही है। उनको पता चला कि हिंदुओं के साथ में लैंड जिहाद भी हो रही है। उनको पता चला कि हिंदुओं के जो जगह है उनको कब्जा किया जा रहा है। जब धीरे धीरे इस बात का पता चला तो हिंदू एक हुआ, महाराष्ट्र के अंदर एक हुआ, तो ये पासा पलट गया। और पलटना ही था, क्योंकि किस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार होते हैं। आप एक कहीं चले जाएं हिंदू के फंक्शन में तो आपको फतवा जारी कर देते हैं। यानी आपने जो हिंदुओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित करके रखा हुआ था वो अब आंखें खुली हैं, और जब आंखें खुली तभी सवेरा होता है। इसलिए ईतू खान जी, हिंदू पहले भी था, आज भी है, आज आंखें खुली और अब आंखें खुली रहेंगी। और आंखें खुली रहेंगी तो बटेंगे तो कटेंगे। यानी ये जो नारा दिया ये सच दिया था। ठीक है रावत जी, ठीक है, कश्मीर का उदाहरण आपने देखा होगा। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। यहाँ पर किरण जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। किरण जी बताइए। बोलिए सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिए। देखिए दिव्या सिंह जी, ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन जी और रितु खान जी, मैं आपको बता दूं कि अब तक हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे थे या उनमें जागृति क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हर बार ये कांग्रेस जो है वो एक झूठा मुखवटा सेक्युलरिज्म का, शाहू फुले अंबेडकर का लगाकर यहाँ के लोगों को गुमराह कर रही थी और उनको लगता था कि ये कुछ अच्छा कर रहे। मैं इस आपके टीवी के ऊपर एक खुलासा करना चाहूंगा कि जब लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान का मामला उठाया तो ये इस चुनाव में विधानसभा के चुनाव में हमने उसके मुद्दे को पूरी तरह से एक खारिज किया। उसने बताया कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि अपना जो भारत का संविधान है ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखे। आज मैं आपके टीवी के जरिए ये सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है एक ब्रिटिश घटना तज्ञ के तरफ से, जिनका नाम आइवर जेनिंग था, इनके हाथों से भारत का संविधान लिखना चाहते थे। इसके लिए पंडित नेहरू की जो बहन है विजया लक्ष्मी पंडित और BN राव, इनको भेजा गया था विदेश में। और उन्होंने जब कहा कि मुझे 2 साल का समय अगर आप दोगे तो मैं भारत का संविधान लिखूंगा। लेकिन किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमें इतना ही अनुमति देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रण क्षेत्र में जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो हिंदुत्व की घर वापसी हो गई है, इसलिए आप सभी हिंदुओं को बहुत बधाई। और इसी के साथ आज के रण क्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।